हेलो स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट में आज हमारा टॉपिक है ठोसों में वैद्युतीय गुण। वैद्युतीय गुण से मतलब यहाँ वैद्युत चालन से है। वैद्युत चालन पदार्थ का एक गुण है जो यह दर्शाता है कि पदार्थ में वैद्युत धारा प्रवाह की कितनी क्षमता है। तो पहले ये लिख लेते हैं कि वैद्युत चालन क्या है। वैद्युत चालन पदार्थ का गुण है या पदार्थ का वह गुण है जो पदार्थ में वैद्युत धारा के प्रवाह की क्षमता को दर्शाता है। वैद्युत धारा के प्रवाह की क्षमता को दर्शाता है। वैद्युत चालन पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ में वैद्युत धारा के प्रवाह की क्षमता को दर्शाता है। प्रत्येक पदार्थ में वैद्युत धारा के प्रवाह की क्षमता अलग अलग होती है। इस आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। पहला, सुचालक या इसको चालक भी कहा जाता है। इसमें विद्युत चालकता का परास 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स का होता है। इन्हें उत्तम चालक भी कहा जा सकता है। जैसे सभी धातुएं विद्युत की उत्तम चालक मानी जाती हैं, उन्हें सुचालक या चालक कहते हैं। जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा प्रकार जो है उसको कुचालक या विद्युत रोधी कहा जाता है। इनकी चालकता का परास 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स का होता है। ये कुचालक माने जाते हैं, जैसे कि रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब विद्युत के कुचालक माने जाते हैं क्योंकि इनकी चालकता बहुत ही कम होती है। इनकी चालकता 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के रेंज का होता है। तीसरा प्रकार जिसे अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक की चालकता सुचालक पदार्थों और कुचालक पदार्थों के मध्य की होती है। इनकी चालकता का परास 10⁻⁻4 से -6 से 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। तो आपने देखा कि कैसे विद्युत चालकता की क्षमता के आधार पर ठोस पदार्थों को 3 महत्वपूर्ण भागों में सुचालक, कुचालक और अर्धचालक में बांटा गया है। लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर कोई पदार्थ सुचालक ही क्यों है या कुचालक या अर्धचालक ही क्यों है, अर्थात उसमें वैद्युत चालन की जो क्षमता है वो भिन्न भिन्न क्यों है। इसे हम बैंड सिद्धांत के आधार पर समझ सकते हैं। तो अब हमारा टॉपिक होगा बैंड सिद्धांत के आधार पर चालकता का वर्णन या चालकता की व्याख्या। वैद्युत चालन की क्षमता के आधार पर हमने जाना कि पदार्थ चालक, कुचालक और अर्धचालक 3 प्रकार के हो सकते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि आखिर पदार्थ ये अलग अलग व्यवहार क्यों प्रदर्शित करता है। बैंड सिद्धांत के आधार पर हम ये जानने का प्रयास करेंगे। बैंड सिद्धांत को समझने के लिए सोडियम परमाणु जो कि गैसीय अवस्था में है के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं। 1s2, 2s2, 2p6 और ये 3s1। गुड। अभी अगर हम इसके एनर्जी लेवल्स को देखें
तो हमको कुछ इस प्रकार का डायग्राम मिलेगा। ये 1s है, 2s, 2p, और ये मिला थोड़ी मोटी लाइन किसकी, 3s की। प्रत्येक लाइनें ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करती है। तो अगर सोडियम परमाणु अलग है, पृथक है, तो ये स्थिति है। लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं ठोस की, तो हम सोडियम धातु का एक टुकड़ा ले लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक सोडियम धातु का टुकड़ा है। अब इस सोडियम धातु के टुकड़े में कई सोडियम परमाणु होंगे। तो हम लोग देखें कि ये एनर्जी लेवल, ये जो एनर्जी डायग्राम है, जो एनर्जी लेवल्स का जो ये जो लाइंस है, वो कैसे हो जाता है। तो मान लेते हैं इसमें का एक सोडियम और इंट्रोड्यूस हो गया, और दूसरे सोडियम के लिए बात करें तो एक 1s की एनर्जी लाइन मिलेगी, 2s की, 2p की, फिर एक लाइन किसकी मिलेगी, 3s की। क्लियर। अगर हम दूसरे Na की बात करें तो इसमें एक और Na का हम लोग जो एनर्जी लाइन, एनर्जी लेवल को हम यहां पर रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ऐसे करके सोडियम परमाणु इस धातु के टुकड़े में एक या दो तो है नहीं, हम मान लेते हैं कि ये n परमाणु है। तो अगर हम मान लें n नंबर ऑफ सोडियम एटम है, तब यहां पर ढेर सारी लाइनें प्राप्त होंगी, n नंबर्स की n लाइनें हमको प्राप्त होंगी। और आप देख पा रहे होंगे ये जो ऊर्जा रेखाएं हैं अनेकों सोडियम परमाणु की, ये परस्पर मिलकर के सघन हो गई हैं। यह सघन लाइनें ही एनर्जी बैंड्स कहलाती हैं। तो आप देख पा रहे हैं 1s एनर्जी बैंड, 2s एनर्जी बैंड, 2p एनर्जी बैंड, और ये 3s एनर्जी बैंड। फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूं। जब हम लोगों ने एक सोडियम परमाणु की बात की थी, तो हमने यहां पर 1s का एक लाइन दर्शाया था, 2s का एक लाइन, 2p का एक लाइन, 3s का एक लाइन। लेकिन जब हम सोडियम धातु के टुकड़े की बात करते हैं, तो एक सोडियम धातु के टुकड़े में कई सोडियम परमाणु होंगे। तो प्रत्येक ऊर्जा स्तर की कई रेखाएं प्राप्त होंगी। ये रेखाएं परस्पर सघन दिखती हुई प्रतीत होती हैं। इन सघन रेखाओं को ही हम बैंड कहते हैं, एनर्जी बैंड कहते हैं। तो इन एनर्जी बैंड्स में से दो एनर्जी बैंड बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला वैलेंस बैंड, जिसको हम संयोजी बैंड कहते हैं, और जो दूसरा है उसको कंडक्शन बैंड कहा जाता है। जो दूसरा बैंड है उसको कंडक्शन बैंड या चालन बैंड कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि संयोजी बैंड क्या होता है। इन सभी ऊर्जा बैंडों में संयोजी बैंड कौन सा है और चालन बैंड कौन सा है। एक बार इसको देख लीजिए, इसको मैं रब कर दे रहा हूं। बात करते हैं वैलेंस बैंड की। हम इसको Vb से रिप्रेजेंट करते हैं, संयोजी बैंड की। अब आप विचार करें, सोडियम का 1s2 पूरा भरा हुआ है, 2s2 भी पूरा भरा हुआ है, 2p6 भी पूरा भरा हुआ है, 3s जो है कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। तो अब देखें वो हायर एनर्जी लेवल, वो हायर एनर्जी बैंड
जो कि कंप्लीटली फिल्ड है। कंप्लीटली फिल्ड तो 1s का भी एनर्जी बैंड है, 2s का भी एनर्जी बैंड है, लेकिन ये हायर एनर्जी लेवल नहीं है, हायर एनर्जी बैंड के नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा एनर्जी इस बैंड का है। तो कंप्लीटली फुलफिल्ड भी है और हाई एनर्जी का भी है। तो ये जो बैंड है इसको हम लोग वैलेंस बैंड कहेंगे। तो इसको हम लोग लिख दें उच्च ऊर्जा का पूरित बैंड। क्लियर? उच्च ऊर्जा का पूरित बैंड। क्लियर? अब बात करते हैं कंडक्शन बैंड की। कंडक्शन बैंड को देखिए आप, देखिए यहां पर थ्री पी बैंड भी होगा, इसके ऊपर 3p 4f ऐसे करके जितने भी पॉसिबल ऑर्बिटल्स होंगे उसके हमको बैंड, एनर्जी लेवल्स के बैंड हमको दिखाई देंगे। लेकिन आप 3s, मैं यहां पे 3s की बात क्यों कर रहा हूं? 3s वो ऑर्बिट उस एनर्जी लेवल का बैंड है जो कि कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, न ही एम्प्टी है, न ही कंप्लीटली फिल्ड है। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं ऐसे एनर्जी बैंड की, वह ऊर्जा बैंड जो कि पूर्ण पूरित नहीं है, ना ही रिक्त है। तो क्लियर हो चुका होगा कि वैलेंस बैंड क्या है और कंडक्शन बैंड क्या है। अब बात करते हैं इनके एनर्जी गैप की। अब बात करते हैं आवेश के प्रवाह की, इलेक्ट्रॉन के जंप करने की बात करते हैं। तो आइए देखिए, इसको मैं रब कर देता हूं। वैलेंस बैंड और ये हो गया कंडक्शन बैंड। अगर इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर गया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो गया वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तब पदार्थ जो होगा, तब सबस्टांस जो हमारा सॉलिड होगा वो कंडक्टर होगा। अगर एनर्जी प्रोवाइड करने पर यह ट्रांजिशन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल होगा तब वो सेमी कंडक्टर होगा। और किसी भी कंडीशन में अगर इलेक्ट्रॉन जो है जो ट्रांजिशन नहीं हो पा रहा है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में, तब जो सबस्टांस होगा, जो सॉलिड होगा, वो इंसुलेटर होगा। अभी इसमें बहुत ढेर सारी चीजें हमको जाननी है। ये जो आप एनर्जी गैप आप देख पा रहे हैं उसको हम लोग फॉरबिडन गैप कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉरबिडन गैप। क्लियर? दूसरी चीज, किसी भी टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए एक हीट रिक्वायरमेंट होती है। फिर से सुनिए, किसी भी टेम्परेचर पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए एक डेफिनेट अमाउंट का हीट रिक्वायर्ड होता है। तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं अमाउंट ऑफ हीट required for electronic transition is kB T। तो जिस भी टेम्परेचर के लिए ये जो हीट रिक्वायरमेंट है, वो मिनिमम हीट रिक्वायरमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए बहुत एसेंशियल है, वो Kb इंटू टी होगा, जो Kb जो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। क्लियर? अगर ये फॉरबिडन गैप का जो एनर्जी डिफरेंस है अगर इस Kb T के इक्वल है तो सबस्टांस जो है वो
कंडक्टर होगा। जैसे सोडियम, अगर हम बात करें फॉर सोडियम, द एनर्जी डिफरेंस for sodium, the energy difference is 0.037 electron volt. For silicon, it is 1.1 electron volt. And for carbon diamond, it is 15 electron volt. अब जरा कंपेयर करते हैं। जब इसको कंपेयर करेंगे केबीटी से, अब देखिए एक मान लेते हैं रूम टेम्परेचर पर केबीटी की जो वैल्यू है वो 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि किसी भी सबस्टेंस में वैलेंस बैंड से अगर कंडक्शन बैंड में मिनिमम अमाउंट का जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए मिनिमम हीट रिक्वायरमेंट है वो इतना हीट रिक्वायरमेंट है। फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूं, ये जो डाटा वो क्या बता रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस के पर या रूम टेम्परेचर पर वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कराना है तो मिनिमम हीट इतना होना चाहिए। क्लियर? अगर आप देखें तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का जो एनर्जी डिफरेंस है सोडियम के लिए वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू केवीटी है, तो इजीली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, तो हम इसको क्या कहेंगे? कंडक्टर कहेंगे। लेकिन अगर आप सिलिकॉन को देखिए तो आप सिलिकॉन को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि ये ऑलमोस्ट 50 टाइम्स ज्यादा है। क्लियर? और अगर आप इसको देखें तो ये मोर देन 200 टाइम्स है। फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूं, सोडियम के लिए ये जो फॉरबिडन गैप है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स है मिनिमम हीट के लिए, मिनिमम हीट के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, तो हमने इसको क्या कह दिया? कंडक्टर। सिलिकॉन के लिए देखा तो ये 50 टाइम्स के करीब है। बच्चों जानो कि अगर लगभग 200 के आसपास भी है ना, ये जो फॉरबिडन गैप है वो अप्रोक्स 200 टाइम्स तक भी है ना, तो हम उसको जो है सेमीकंडक्टर में काउंट करेंगे। लेकिन अगर मोर देन 200 है तो हम उस सबस्टेंस को इंसुलेटर काउंट करेंगे, जैसे कार्बन डायमंड में आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर? तो कार्बन डायमंड के लिए क्या है, जो एनर्जी गैप है वो फॉरबिडन गैप है वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, ये करीब 750 टाइम्स ज्यादा है। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे हम लोग किसी सबस्टेंस को कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर में कैटेगराइज करते हैं। अब हम लोग कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का कंपेयर करें तो अगर हम इसको डेल्टा E1 ले लें, क्लियर, और एक जो दूसरा डायग्राम बना लें और इसको हम डेल्टा E2 कह दें, क्लियर, और एक जो हम तीसरा डायग्राम बना लेते हैं, ये हो गया डेल्टा E3, ये हमारा है कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, और ये क्या है? वैलेंस बैंड। क्लियर? तो आप देख पा रहे हो कि जहां अगर ये जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम है विथ रिस्पेक्ट टू केवीटी, तो ये पदार्थ क्या होगा? कंडक्टर। क्लियर? और अगर ये जो फॉरबिडन गैप है वो केवीटी के तुलना में बहुत ज्यादा है तब इसको क्या कहेंगे? इंसुलेटर। लेकिन अगर ये जो गैप है
वो केवीटी की तुलना में करीब 200 गुने से कम है, तो हम इसको सेमी कंडक्टर कहेंगे। ऐसे कंडीशन में हम लोग को रिलेशन मिलता है, फॉरबिडन गैप फॉर कंडक्टर इज लेस देन द फॉरबिडन गैप फॉर सेमी कंडक्टर एंड द फॉरबिडन गैप ऑफ सेमी कंडक्टर इज लेस देन द इंसुलेटर। तो ये एक रिलेशन हमको क्या है, मिल जाता है। ठीक, लेकिन अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि कैसे बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग चेक करते हैं कोई सब्सटेंस जो है वो इंसुलेटर है कि नहीं है, कंडक्टर है कि सेमी कंडक्टर है। लेकिन अभी कंडक्शन बैंड के बारे में जरूरी जानकारी। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कंडक्शन बैंड क्या होते हैं, बेसिकली न ही एम्प्टी होते न ही फुलफिल्ड होते हैं। इसका मतलब उनके पास फ्री क्वांटम स्टेट होता है, ताकि बैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन जंप करके ऑक्यूपाई कर सके उस फ्री क्वांटम स्टेट को। लेकिन अगर क्या हो कि हमारे पास कोई भी ऐसा ऑर्बिटल ना हो जो न ही फुलफिल्ड हो और न ही एम्प्टी हो, बेसिकली हम ये कहें कि पूरा का पूरा ऑर्बिटल जो है वो क्या हो, फुलफिल्ड हो। जैसे हम केस लेते हैं मैग्नीशियम का, ऐसे कंडीशन में कब हम क्या हम किसको हम कंडक्शन बैंड कहेंगे। तो अगर आप मैग्नीशियम को चेक करो तो Z12 होता है इसका एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6 3s2। तो यहां तक बैलेंस बैंड तो क्लियर है कि ये जो 2p6 का जो बैंड होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, बैलेंस बैंड कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से आप देखो कि हम एक ऐसे कंडीशन की बात कर रहे हैं कि हमारा जहां पर कोई सा भी ऑर्बिटल ऐसा नहीं है जो कि कंप्लीटली फिल्ड भी नहीं है और एम्प्टी भी नहीं है। यहां पे जो हमारा 3s है, हम इसको भी वैलेंस बैंड कह सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको वैलेंस बैंड कह देंगे तो हम कंडक्शन बैंड किसको कहेंगे। कंडक्शन बैंड की एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि नहीं वो पूरा भरा होना चाहिए, नहीं वो पूरा एम्प्टी होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, 3s जो होता है वो 3p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर जाता है। क्लियर, ये 3p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर जाता है, तब यहां पर जो बैंड बनता है उसको कंडक्शन बैंड कहते हैं। और यहां पे 6 एक्स्ट्रा जो है वो फ्री क्वांटम स्टेट हमको मिलते हैं। ये जो मैं बार बार शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्वांटम स्टेट, उसका मतलब ये है कि 6 प्रकार की क्वांटम संख्याएं, 6 भिन्न प्रकार की क्वांटम संख्याएं हो सकती हैं पी के लिए। जैसे यस के लिए 2 भिन्न हो सकती है क्वांटम संख्याएं, चारों क्वांटम संख्याओं में से कम एक क्वांटम संख्या तो भिन्न होगी, लेकिन हम कहें कि 4 भिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6 भिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जिनकी क्वांटम संख्या भिन्न भिन्न है, तो वो 6 क्वांटम स्टेट में मानी जाएंगे। तो यहाँ पे 6 फ्री क्वांटम स्टेट है। क्लियर, तो अगर ऐसा कंडीशन आता है जहां पर फ्री क्वांटम स्टेट नहीं होता है, तब जो लास्ट का जो ऑर्बिटल हो या फिर एनर्जी बैंड होता है वो रिलेटिवली इक्वल, यानी कि समान ऊर्जा वाले जो एम्प्टी ऑर्बिटल है उसको उससे के साथ ओवरलैप कर जाता है और एक कंडक्शन बैंड बनाता है। तो मुझे लगता है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।